अंकिता मिश्रा, देवेंद्र नेगी, हर्षिता राय। यस सर। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। और ये स्क्रीन भी विजुअल है? हाँ सर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर रिमूविंग मिसिंग डाटा इन pandas? fill any, replace, interpolate, D is null। fill any आपको क्या करता है? जो नल वैल्यू होती है उसमें कोई भी वैल्यू हम लोग फिल करते हैं, रिप्लेस के द्वारा नल वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। इंटरपोलेट फंक्शन भी आपका क्या करता है? यह एक लीनियर फंक्शन है, इसकी सहायता से नल वैल्यू को हम लोग फिल करते हैं। इज नल एक ऐसा फंक्शन है जो नल वैल्यू को चेक करता है। तो ये आंसर आपका डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज फॉर द डिटेक्ट मिसिंग डाटा इन द pandas? इज नल, रिप्लेस, ड्रॉप एन, फिल एन। फिल एन क्या करता है? फिल एन नल वैल्यू में कोई दूसरी वैल्यू फिल करता है। ड्रॉप एन नल वैल्यू को डिलीट करता है। रिप्लेस क्या करेगा? नल वैल्यू को रिप्लेस करेगा किसी वैल्यू के द्वारा। इज नल की सहायता से वो चेक करेगा कि हाउ मेनी मिसिंग डाटा इन योर डेटाबेस। वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज नॉट ट्रू iterating row from the data frame from pandas? iter item, iter row, iter tuples, iter columns. Iter item access key pair of the item. Iter row access key row pair. Iter tuple access row as tuple. Iter column access key column pair। ये आपका आंसर गलत है और ये सारे आंसर ट्रू हैं। Which one is invalid? str function used for processing data frame। str कहने का मतलब डेटा फ्रेम का फंक्शन, pandas का। ये str.lower, str.contains, str.title, str.reverse। ओके, डी आंसर। which is not used to remove the white space for data frame? str strip राइट साइड से ब्लैंक स्पेस को, व्हाइट स्पेस को रिमूव करेगा। या लेफ्ट स्ट्रिप लेफ्ट साइड से ए ट्रिप लगा देंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के स्पेस को रिमूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया था कि आपको एक डिक्शनरी बनानी है। सुभाष सिंह, आपका माइक ओपन है, उसको बंद करिए। सुभाष सिंह, दूसरे प्रोग्राम में क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था कि आप एक डिक्शनरी बनाइए जिसकी उस डिक्शनरी की है ऑर्डर नंबर, परचेज अमाउंट, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, सेल्समैन आईडी। ये आप एक डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी बनाने के बाद इस डिक्शनरी को पास कर देंगे डेटा फ्रेम में। तो हमने डायरेक्ट इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में ही पास कर दिया। ये पूरी हमारी एक डिक्शनरी है विथ वैल्यू। डेटा फ्रेम में देखिए ये ब्रश यूज किया गया है।
इस पूरी वैल्यू को हमने भेज दिया डेटा फ्रेम में, और डेटा फ्रेम की रेफरेंस डीएफ में वैल्यू जाके स्टोर हो गई। यहाँ पंडाज को भी यूज किया गया, नमपाई को भी यूज किया गया, क्योंकि ये जो आपका एक रिकॉर्ड बन रहा है उसमें नल वैल्यू भी है, और नल वैल्यू को रिप्रेजेंट हम लोग कहाँ से करते हैं, डॉट एन ए एन लिखे हैं, तो एनपी डॉट एन ए एन, एनपी मीन्स एलियाज ऑफ नमपाई, तो इसका मतलब हुआ नल वैल्यू एन ए एन या नन। तो इस तरह से जो आपकी ये लिस्ट, ये आप जो वैल्यू दे रहे हो, ये एक लिस्ट नहीं है बल्कि एक अरे है। और कौन सा अरे है, नमपाई अरे है। तो नमपाई अरे है, इसलिए हमको नमपाई को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रिंट कराएं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो आप देखेंगे कि हमारी पूरी डिक्शनरी डेटा फ्रेम में जा चुकी है। हम लोग इसको सेव करते हैं। मान लीजिए हमारे प्रोग्राम फाइल का नाम कुछ भी है, इसको रन कराते हैं। थोड़ा टाइम लेगा, 2 लाइब्रेरीज हैं। ये हमारा डेटा फ्रेम बन के आ गया। पूरी डिक्शनरी को हमने पास किया है डेटा फ्रेम में। इसने बताया कि ये ऑर्डर नंबर आपका एक कॉलम है। डिक्शनरी में आपको पता ही है कि जो की वैल्यू होती है, की जो होती है वो कॉलम की काम करती है। तो ऑर्डर नंबर एक की है, परचेज एक की है, ऑर्डर डेट डिक्शनरी में एक की है, कस्टमर आईडी भी एक की है, और ये सेल्समैन आईडी भी एक की है। सेल्समैन आईडी की ये वैल्यू है, कस्टमर आईडी की ये पूरी वैल्यू है, ऑर्डर डेट की ये वैल्यू है, परचेज अमाउंट की ये वैल्यू है, और ऑर्डर नंबर की है। ये तो आपको पता है कि ये इंडेक्स नंबर डेटा फ्रेम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, हमको उसमें जनरेट करने की आवश्यकता नहीं। अगर कस्टमर आईडी को देखें तो इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो एन है, नल वैल्यू नहीं है। नल वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कस्टमर आईडी में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। सेल्समैन में 3 वैल्यू आपकी एन है, ये वैल्यू आपकी मिस हुई है। यहाँ आपकी एक है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें 4 टाइम वैल्यू मिस हुई है। ओके, ये डेटा फ्रेम सभी लोग ध्यान से देख लें। प्रज्ञा मिश्रा, प्रज्ञा, यस सर। डेटा फ्रेम दिखाई दे रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। कितना समझ में आ गया है ना? यस सर। विक्टर, विक्टर, सुभाष सिंह, पूजा सिंह। यस सर। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपका था प्रिंट मिसिंग वैल्यू ऑफ द डेटा फ्रेम। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या मिसिंग वैल्यू है। हर पूरे डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम पंडाज का एक मेथड होता है EJNA, जो हर एक कॉलम की वैल्यू को चेक करेगा कि क्या नल वैल्यू है। तो जहां नल वैल्यू होगी उसको ट्रू रिटर्न करेगा, और जहां नल वैल्यू नहीं होगी उसको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप
इसको रन करा के देख लें इस स्टेटमेंट को। जहां नल वैल्यू होगी उसको ट्रू रिटर्न करेगा और दूसरे को फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके नीचे लगा हुआ है। इसने बताया जो आपका पहली रो है उसमें सब फॉल्स है, इसमें सब में फॉल्स है, इसका मतलब कोई नल वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ कोई नल वैल्यू नहीं है। रो नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे, 1 पे देखेंगे तो एक जगह वैल्यू आपको ट्रू मिलनी चाहिए, ये यहाँ वैल्यू ट्रू मिली है और सब फॉल्स आ रही है। इस तरह से जहां मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू अगर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि df डॉट इज एन डॉट एनी। एनी एक मेथड है, उसमें ये बताता है कि अगर कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, और कोई भी एक ट्रू है तो उसको ट्रू रिप्रेजेंट करेगा इज एन की वैल्यू में। इज एन की वैल्यू को ध्यान से देखें, ये तो पूरा रन करा दिया हमने। इस लाइन को कॉपी करना था। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ वैल्यू छूट रही है। इस वैल्यू को अभी हमने रखा ही नहीं है। ध्यान से देखिए, कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ हमको वैल्यू ट्रू मिली थी, इसलिए इस कॉलम की वैल्यू कुछ ने ट्रू बता दिया। इसका तो फॉल्स कहाँ बताएगा? कस्टमर आईडी पे और परचेज अमाउंट पे। परचेज अमाउंट आपका फॉल्स है, कस्टमर आईडी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कस्टमर आईडी में कोई भी नल वैल्यू नहीं है और परचेज अमाउंट में भी कोई नल वैल्यू नहीं है। इन दोनों वैल्यू को ट्रू बताएगा और सबको फॉल्स। इसका मतलब हुआ, ये माइक किसका ओपन है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इज एन की वैल्यू है, अगर उस एन की वैल्यू के बाद लगा है वो एनी, तो इज एन की वैल्यू में कोई भी एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो उस कॉलम की वैल्यू को ट्रू मानेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो कस्टमर नंबर में आप देखें तो यहाँ आपको वैल्यू ट्रू मिली है, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। परचेज अमाउंट में एक भी वैल्यू हमको ट्रू नहीं मिली है, इसलिए इसको फॉल्स लिया। कस्टमर आईडी में एक भी वैल्यू इज एन के लिए फॉल्स थी, इसलिए इसको फॉल्स ले रहा है। एक भी वैल्यू ट्रू मिलेगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट फ्रॉम डेटा फ्रेम टू CSV1 डॉट CSV फाइल।
and read CSV file by Pandas। जो आपका डेटा फ्रेम डीएफ बना है, इस डीएफ डेटा फ्रेम की सहायता से एक CSV फाइल बनानी है, कामा सेपरेट वैल्यू। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है डीएफ टू CSV। डीएफ का मतलब डेटा फ्रेम, जो भी डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट होगा डॉट टू CSV। तो जो डेटा फ्रेम आपका बना है, उस डेटा फ्रेम से हम एक फाइल बनाने जा रहे हैं। कौन सी फाइल? CSV फाइल। इस डीएफ की, इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट की सहायता से आप एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं। डीएफ टू एक्सएलएस, डीएफ टू एक्सेल अगर आप लिखेंगे तो ये डेटा फ्रेम पूरा पूरा उठ करके एक्सेल में चला जाएगा। अगर डीएफ टू अंडर स्कोर CSV लिखेंगे तो एक कामा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल बन जाएगी। यहां लिखा गया इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स क्यों लिखा गया? क्योंकि पांडाज ऑटोमेटिक इंडेक्स नंबर जनरेट करता है, तो दोबारा इंडेक्स नंबर न जनरेट हो, इसलिए इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स किया गया। डिफॉल्ट लोकेशन पे आपकी ये फाइल बनेगी। अगर आप चाहें तो इस फाइल का एक लोकेशन भी दे दें कि उस लोकेशन पर फाइल हमारी बनेगी। इसका मतलब जहां आपके प्रोग्राम सेव हो रहे हैं उसी लोकेशन पे ये .csv फाइल बनेगी। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स क्यों किया गया, ये आपको हमने बताया कि पांडाज बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जनरेट करता है। आपने देखा है कि वो कॉलम को भी, जो आपकी की है उसको एज ए कॉलम लिया है, और एक 0 से लेकर के n-1 तक का एक इंडेक्स जनरेट किया है जो रिकॉर्ड नंबर को शो कर रहा है। वो दोबारा न जनरेट हो उसके लिए हमने इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स रखा। जब CSV फाइल बन गई, सुभाष सिंह आपका माइक फिर ओपन है। सुभाष सर, जब हमने डेटा फ्रेम से CSV फाइल को कन्वर्ट कर लिया, तो फिर उस हम CSV फाइल को रीड कर रहे हैं, और रीड करके एक दूसरा डेटा फ्रेम बना रहे हैं DF1। और रीड करते समय हमने स्किप रो इक्वल टू 0 कर दिया। स्किप रो इक्वल टू 0 का मतलब हेडर इंफॉर्मेशन जो ऑटोमेटिक जनरेट करता है डेटा फ्रेम, वो इसमें ना जनरेट करे, क्योंकि वो डेटा फ्रेम में पहले से बना हुआ है। तो उस हेडर फाइल, उस हेडर इंफॉर्मेशन को स्किप करने के लिए स्किप इक्वल टू 0 कर दिया। स्किप रो इक्वल टू 0। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि डेटा फ्रेम में पहले से ही वो 0 1 2 3 अप टू n-1 का एक इंडेक्स बना हुआ है जो रो को इंडिकेट कर रहा है। अब स्किप रो नहीं करेंगे, स्किप रो 0 नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसके करिस्पॉन्डिंग, उसके पैरेलल में एक और इंडेक्स नंबर जनरेट होगा 0 टू n-1 तक, एक नो नेम का कॉलम देगा। तो वो दोबारा वो वैल्यू नहीं आए, इसलिए इसके लिए स्किप 0 कर दिए। हम लोग रन करा के देखते हैं। इंडेक्स नंबर फॉल्स है, इसका मतलब रो कॉलम अलग से न जनरेट करे। स्किप 0 का मतलब है कि जो आपका इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के n-1 तक बना है दोबारा ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि पंडाज तो ऑटोमेटिक इंडेक्स नंबर जनरेट करता है, तो अब इसमें ना बने, क्योंकि एक बार पंडाज से ही हमने फाइल को रीड किया है। आप रन कराइए इसको। देखिए, अगर आपने ऐसा किया है, ये पुराना नंबर उठा रहा है, ये सारी चीजें आपकी हेडिंग भी नहीं चेंज हुई। अब हम उसको चेंज करके देखते हैं।
अगर हम स्किप 0 नहीं करते हैं, मान लीजिए हम यही इसको बंद कर देते, अब आप रन कराइए। पहले से इसमें कुछ अंतर मिला? दोनों को रन कराते हैं तब कंपेयर करते हैं। एक में हम बंद कर दें। एक्चुअली मेरे रिकॉर्ड ज्यादा है। फ्रॉम 0 to 10-1 ऑर्डर नंबर इसमें भी आ रहा है, कॉलम दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अंतर नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये इंडेक्स वैल्यू है इस वैल्यू को फॉल्स से हटा देते हैं। इसको हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इसको बना देते हैं कमेंट। अब रन कराते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक नया कॉलम बन गया जिसमें ये कॉलम नंबर को इंडिकेट कर रहा है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये इंडेक्स नंबर 0 दो बार आया है, यहाँ इंडेक्स नंबर 0 आ रहा है, यहाँ भी इंडेक्स नंबर 0 आ रहा है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया था, वहां उससे बचने के लिए क्या किया कि इंडेक्स को फॉल्स कर दिया। फॉल्स करने का मतलब ये दोबारा इंडेक्स नहीं आएगा, दोबारा इंडेक्स नहीं आएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, और हमने किया स्किप 0, यहां इंडेक्स नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 0 पे दो रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाला रिकॉर्ड और एक ये वाला रिकॉर्ड। तो स्किप जब 0 करेंगे, ये पहली बार जो बना हुआ है इंडेक्स 0 ये गायब हो जाएगा। वो किस फॉर्म में दिखेगा आपको, देखिए अभी दोनों में आ रहा है। अब आप इसको ओपन करिए। अब ओपन करके देखिए, इंडेक्स वैल्यू को हमने फॉल्स किया है। इंडेक्स वैल्यू के नाते ये दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत आ रही है, और कोई दोनों में वही है। बस एक चीज हो रहा है कि यहाँ इंडेक्स नंबर 0 यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको हम एक बार बंद करके देखते हैं। सेम सेम आ रहा है, यहाँ कोई अंतर नहीं है। अब हम इसको ट्रू करते हैं, और दोनों को ओपन कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब तो दोनों सेम हो गए। अब वो जो रिकॉर्ड आपका यहाँ आ रहा था इसके लिए 0 वो हट गया। इसका मतलब इंडेक्स वैल्यू को अगर ट्रू करेंगे तो एक और इंडेक्स नंबर का सेट जनरेट होगा और उसके साथ में एक अननोन कॉलम जनरेट होगा। ओके, सर जी सर सर स्किप रो का क्या काम है? इसकी प्रो का काम, आपने देखा था एक ऐसी रो भी जनरेट हुई थी जिसमें इंडेक्स नंबर 0 आ रहा था 2 बार, हाँ सर। आ रहा था। हाँ सर।
तो उस वाली पूरी रो को हटा देता है। सर अगर स्किप रो हटा देंगे तो भी तो नहीं आएगा क्योंकि इंडेक्स तो फॉल्स है। इंडेक्स फॉल्स है। हाँ, इंडेक्स फॉल्स है तो वो ऑटोमेटिकली हटा देगा ना वो एक्स्ट्रा रो को। हाँ, एक्स्ट्रा रो रहेगा अगर आपने फॉल्स किया है तो। अगर नहीं फॉल्स किया है, इन केस आपने फॉल्स नहीं किया, हाँ फॉल्स नहीं किया तो क्या करेगा? सर, एक्स्ट्रा रो को जोड़ेगा। जोड़ेगा। उस समय आपको आवश्यकता पड़ेगी स्किप रो की। हाँ तो सर अगर हम फॉल्स कर दे रहे हैं, इंडेक्स को फॉल्स कर रहे हैं, तब तो स्किप रो की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं, तब जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वही क्वेश्चन। तब जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तो आप स्किप को ये इंडेक्स को आपने फॉल्स किया है। लेकिन इन केस अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स की वैल्यू ट्रू रहती है। ठीक है। हाँ सर। तो उस केस में आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो सर अगर इंडेक्स ट्रू हो गया तो हम स्किप रो यूज करेंगे तो वो इंडेक्स हट जाएगा ना, मतलब वो एक्स्ट्रा रो हट जाएगा। हाँ, एक्स्ट्रा रो उस केस में हट जाएगा। तो ठीक है। बेहतर है कि आप इंडेक्स को फॉल्स ही रखें, क्योंकि दोबारा नया इंडेक्स नंबर क्यों जनरेट हो विदाउट नेम वाला, या ऐसे नेम वाला जो हमारे डेटा फ्रेम का हिस्सा ही नहीं है। सर इंडेक्स को फॉल्स रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप डेटा फ्रेम के थ्रू फाइल क्रिएट कर रहे हैं और डेटा फ्रेम में इंडेक्स नंबर पहले से है, इसलिए इंडेक्स की वैल्यू को हम फॉल्स कर देंगे। अगर आप फॉल्स नहीं करोगे तो वही होगा, एक नया कॉलम जनरेट होगा। तो स्किप रो करने का मतलब है कि जब आप फाइल बना रहे हो और इंडेक्स को आपने फॉल्स नहीं किया तो एक रो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो होते समय ही उसको स्किप कर दिया जाए। स्किप कर दिया जाए मीन्स प्रिंट करते समय वो दिखाई नहीं देगा। जब आप DF1 प्रिंट करेंगे तो उस रो को स्किप कर देगा। ठीक है ठीक सर। है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये CSV फाइल बनाते समय हम करेंगे। CSV फाइल जब बन गई तब उसको हम रीड कर रहे हैं, उस समय उस टाइम पे हम उसको स्किप कर रहे हैं, उस रो को। लेकिन सर ये मतलब लाजिम फाइल नहीं है। बनेगी तो उसमें स्किप रो नहीं होगा। नहीं। जब फाइल रीड करेंगे तभी स्किप रो होगा। हाँ, तब होगा। दोनों के सिचुएशन में अंतर है। जब आपने फाइल में बनाते समय ही इंडेक्स फॉल्स कर दिया है तो नया इंडेक्स नंबर जनरेट ही नहीं होगा। हाँ चलिए अगला देखिए। आइडेंटिफाई द कॉलम विच हैव एट लीस्ट वन मिसिंग वैल्यू। ये तो आप जानते ही हैं। EJNA पे नहीं लगा देंगे। ये तो आप शायद अभी करके देखे हैं। एनी कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो उसको बताएगा। ये तो आपने किया ही था। ऑर्डर नंबर पे कोई भी एक वैल्यू ट्रू आपको, ऑर्डर नंबर को ध्यान से देखें। ये ऑर्डर नंबर है हमारा। ये फॉल्स वहां देगा जहां ये नहीं होगा। ये देखिए यहाँ फॉल्स दे रहा है, यहाँ फॉल्स दे रहा है। अगला है काउंट द नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू इन ईच कॉलम। EJNA क्या करेगा? मिसिंग वैल्यू को बताएगा और सम क्या करेगा? EJNA क्या करेगा? ट्रू फॉल्स वैल्यू देगा और सम काउंट करेगा कि ऐसी कितनी वैल्यू है जो मिसिंग है।
इसने बताया कि ऑर्डर नंबर में 4 मिसिंग वैल्यू है, परचेज अमाउंट में एक भी नहीं है, ऑर्डर डेट में एक है, कस्टमर आईडी में एक भी नहीं है और सेल्समैन आईडी में 3 है। हर एक कॉलम की मिसिंग वैल्यू को बता रहा है। कॉलम वाइज आप कंपेयर भी करेंगे तो मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ 3 दिखाई दे रहा है आपका, ये 3 आ रहा है, यहाँ एक भी नहीं है इसलिए 0 आ रहा है। तो हर एक कॉलम की वैल्यू को काउंट करेगा कितनी मिसिंग वैल्यू है। अगला है रिप्लेस द मिसिंग वैल्यू विथ एन। हमारे डेटा फ्रेम में इस तरह की कोई वैल्यू नहीं है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू का स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू 2 ही होती है, एन और नन। हमारे डेटा फ्रेम में ना तो ये वैल्यू है, नॉन स्टैंडर्ड है ये दोनों, क्वेश्चन मार्क और ये अंडरस्कोर। अगर ये है नहीं उसमें कुछ रिप्लेसमेंट नहीं होगा। चलाना हो तो चला के देख लीजिए, कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो रिप्लेस करने का कोई मतलब नहीं। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क और हाइफन साइन आपको मिलेगा। ड्रॉप द रो वेयर एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज मिसिंग। ड्रॉप एन क्या करेगा, रो को डिलीट करेगा, उस रो को डिलीट करेगा जहां एक भी एन वैल्यू मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट डेटा फ्रेम पे काम नहीं हो रहा है। डेटा बेस पे, डेटा फ्रेम पे डायरेक्ट काम करने के लिए आपको कल हमने बताया था इन प्लेस की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, इसलिए इसके रिजल्ट को हमने स्टोर करा लिया है कहाँ, रिजल्ट में, और रिजल्ट को हम प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डेटा फ्रेम की इन प्लेस की वैल्यू फॉल्स होती है। ये इतने रिकॉर्ड हैं जहां नल वैल्यू है। नल वैल्यू आप देखिए कहाँ कहाँ है, ये इस वाले लोकेशन पे है, ये हमारा डिलीट हो गया। इस वाले लोकेशन पे है, ये भी डिलीट हो जाएगा। इस वाले लोकेशन पे है, इस वाले लोकेशन पे है। तो जिन जिन लोकेशन पे नल वैल्यू है उसे डिलीट कर देगा, और जहां नहीं है उसको रखेगा। नल वैल्यू आपको जहां मिलेगी ड्रॉप एन की सहायता से उसको डिलीट करेगा। ड्रॉप द कॉलम वेयर एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज मिसिंग। ड्रॉप एन में आपने एक्सेस में दे दिया कॉलम, उस कॉलम को डिस्ट्रॉय करेगा, डिलीट करेगा। कौन कौन से कॉलम है, आपका आपने देखा था कि 2 ही कॉलम आपके ऐसे थे जिसमें मिसिंग वैल्यू नहीं थी, शेष सारे कॉलम में मिसिंग वैल्यू थी, तो वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो बचा आपका 2। अगला है ड्रॉप द रो वेयर ऑल एलिमेंट आर मिसिंग। ये कल ही हम आपको बताए थे, ये सारी रो डिलीट हो जाएंगी। ड्रॉप द रो वेयर ऑल एलिमेंट आर मिसिंग,
उस रो, ऐसी रो जिसमें सारी वैल्यू मिसिंग हो। कोई ऐसी रो है जिसमें उसकी सारी वैल्यू मिसिंग वैल्यू हो? ऐसी कोई रो शायद नहीं थी। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि उसकी पूरी रो की वैल्यू मिस हो, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा। एक पहले दिए थे, क्या लेकर आए? अगला क्वेश्चन है, कीप द रो एटलीस्ट 2 नन वैल्यू ऑफ द सेट डेटा फ्रेम। इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, थ्रेश वैल्यू इक्वल टू 2। कीप द रो एटलीस्ट 2 नन वैल्यू ऑफ द डेटा फ्रेम। उन सारे रिकॉर्ड को, उन सारे रो को डिलीट करेगा जहां पर, जिस रो में नन वैल्यू 2 टाइम आई है। टू टाइम कहीं है? चलिए डेटा फ्रेम में ऊपर से देखिए कहीं है। ऐसे तो कई रिकॉर्ड होने चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है जहां 2 बार NA आया हो इसी रो में। रिप्लेस NaN वैल्यू विथ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हम लोग वैल्यू को जो रिप्लेस करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे? उस कॉलम की मीन वैल्यू से। और ध्यान दीजिएगा यहाँ इन प्लेस इक्वल टू ट्रू भी आ गया है। तो यहाँ कॉलम हमने सेल्समैन का सिलेक्ट किया है, सेल्समैन आईडी। तो सेल्समैन आईडी में अब आप देखिएगा कि वहाँ कोई मिसिंग वैल्यू है? सेल्समैन आईडी रन करा के पहले देख लीजिए। सेल्समैन आईडी में हाँ ये मिसिंग वैल्यू है। इसका मतलब इस कॉलम के सारे एलिमेंट को जोड़ करके 11 से डिवाइड करेगा। 11 नहीं 12 रिकॉर्ड है। तो इस कॉलम के सारे एलिमेंट को जोड़ करके 12 से डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। और प्रिंट भी कराना होगा। ये काम हम DF पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये वैल्यू हमारी ये
सेल्समैन आईडी की ये वैल्यू चौथे नंबर पे जो है इंडेक्स नंबर 3 पे और इंडेक्स नंबर 7 पे सेम वैल्यू आनी चाहिए। इंडेक्स नंबर ये हमारी मीन वैल्यू है, इधर ये मीन वैल्यू है, फिर यहाँ ये मीन वैल्यू है, यहाँ मीन वैल्यू है। सेल्समैन आईडी 1 2 3 4 पे जो है 1 2 3 4 यही है मीन वैल्यू। इस मीन वैल्यू के द्वारा मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस किया गया। अगला है प्रिंट टोटल मिसिंग वैल्यू इन द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को ये चेक किया कि मिसिंग वैल्यू कितनी है। इतना करने से क्या होगा, हर एक कॉलम की वैल्यू को बताएगा इतना करने से, और डॉट सम लगा देंगे तो क्या होगा, पूरे डेटा फ्रेम की वैल्यू को बताएगा, पूरे डेटा फ्रेम की मिसिंग वैल्यू को शो करेगा। दो बार डॉट लगाने का मतलब समझ रहे हैं, और दो बार सम लगाने का मतलब समझ रहे हैं। df1 डॉट इज नल डॉट सम, तो कॉलम वाइज बताएगा इस कॉलम में कितनी मिसिंग है, और डॉट सम लगा देंगे तो पूरे डेटा फ्रेम में बताएगा। टोटल जितने भी होंगे 8 वैल्यू ऐसी है जो मिसिंग वैल्यू है। चलिए हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ही आ रहा है और आना चाहिए ना, और ये 3 ठो इधर फिल कर दिए गए। तो ये जो फिलिंग हुई है हमारी किस में हुई है, ये डीएफ पे हुई है, df1 पे नहीं हुई थी। कहाँ फिल हुआ था, डीएफ पे, और हम काम किस पर कर रहे हैं, df1 पे। तो जितनी भी वैल्यू होगी उसको काउंट करके ये बताएगा। ओके, ओके, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। नमिता, निधि, नो सानिया, सर। ये सुभाष सर, नो सर। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पांडे जी मेरी आवाज आ रही है? प्रज्ञा, अंकिता, विक्टर, हाँ सर। आज हम लोग पाइथन की दूसरी लाइब्रेरी पढ़ेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जब किसी भी डेटा को हम पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यूजर के लिए समझने में आसानी होती है, और जब हम किसी भी डेटा को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यूजर आसानी से उसको समझ लेता है, और उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कि विजुअलाइजेशन हुआ है। तो डेटा को विजुअलाइज करने के लिए मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी बनाई गई। तो अगर मैटप्लॉटलिब को हम कहें कि वो पैकेज है, इस पैकेज के अंदर एक सब पैकेज होता है पाईप्लॉट के अंदर एक सब पैकेज होता है पाईप्लॉट, और उसके अपने मेथड्स होते हैं
जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा को विजुलाइज करते हैं। पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का उद्देश्य होता है कि कोई भी यूजर आसानी से उसको समझ सके। matplotlib.pyplot matplotlib आपका पैकेज है, myplot आपका सब पैकेज है। इज अ plotting library used for 2D graphics in Python programming. It can be used Python script, shell and web application. There are the several toolkit which are available that extend Python matplotlib functionality. ये तमाम तरह के टूल किट्स दिए गए हैं, इनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। Python matplotlib type of plots: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर, एरिया प्लॉट, पाई प्लॉट, अब तो सवाल कई आपके प्लॉट्स होते हैं जो मैटप्लॉटलिब के अंदर आते हैं। कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, यह भी एक लाइब्रेरी ही है। तो आप लिखेंगे पाइथन -m pip install matplotlib। उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, वही पुरानी चीज है, cmd लिख के एंटर करेंगे और इसको आप इस कमांड को आप रन कराएंगे। जैसे ही इसको रन कराएंगे, आप एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली रन होगी। रन होगी, इस फॉर्म में आपको दिखाई देगी। आपका इंटरनेट चलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप देखेंगे, उसका वर्जन भी यहाँ शो करेगा। कुछ वर्जन के इशू आएंगे तो पाइथन का सॉफ्टवेयर, पाइथन के आईडी का वर्जन और इसके वर्जन की मैचिंग होनी चाहिए, नहीं कुछ कमांड कुछ मेथड्स नहीं चलते हैं प्रॉपर्ली। तो आप ये देख लीजिएगा कि आप कौन सी आईडीएल यूज कर रहे हैं और उसके सपोर्ट में इसका कौन सा वर्जन आप डाउनलोड कर रहे हैं। हमारे कंप्यूटर में लोड है, इसलिए करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हो जाएगा। आप ऐसा करके मैटप्लॉट ये पाई प्लॉट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा आपको सिंटेक्स पता है, फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot एज plt। इसका मतलब मैटप्लॉटलिब के अंदर के सब पैकेज को आप इंपोर्ट कर रहे हो, ओनली सब पैकेज। आपका सब पैकेज कौन सा है? मैटप्लॉट। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है प्लॉट के लिए। एक्स में आपको दिया गया है कि एक लिस्ट है, वाई में भी एक लिस्ट दी गई। एक्स वाई दो लिस्ट हैं। प्लॉट आपका एक मेथड है, किसका? pyplot पैकेज का। इसलिए हमने यहाँ इंपोर्ट किया है किसको? pyplot को इंपोर्ट किया और उसका एलियास बना दिया plt। तो plt डॉट टाइटल करेंगे, जो भी टाइटल देंगे वो आपके ग्राफ में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया गया माई ग्राफ,
Plot the points using the matplotlib. plt dot plot x y, x और y की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक प्लॉट जनरेट होगा, एक लाइन जनरेट होगी। अब आप देखिए a की वैल्यू यहाँ है, a की वैल्यू है क्या 11, 10 के थोड़ा सा ऊपर है। b की वैल्यू क्या है, b पे 17 है, तो ये 17 है यहाँ। c की वैल्यू x में c है और y की वैल्यू 25 है, ये हमारी 25 है। इसके बाद d की वैल्यू 60 है, जहाँ d है उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 60 है, ये वैल्यू इधर जा रही है। सिंपल सा प्रोग्राम है। हम ये सिंपल सा प्रोग्राम है। एक लाइन ड्रा करेंगे इससे, देखिए वो एक लाइन ड्रा हो गई, एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रा हो रही है। एक्स और वाई डायरेक्ट उसमें डायमेंशन को सर चेंज भी कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, आप वाई एक्स भी कर सकते हैं। ओके सर, ये 2 डायमेंशन में ही रहेगा सर, 3 डायमेंशन वगैरह भी नहीं दे सकते इसमें? 3 डायमेंशन दे सकते हैं, लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो 2 डायमेंशन है। ओके सर। मैटप्लॉटलिब के कुछ फंक्शंस हैं। प्लॉट क्या करेगा, प्लॉट वाई वर्सेस एक्स एज लाइन और मार्कर्स, कुछ डॉट्स भी आप यूज कर सकते हैं लाइन के अलावा। एक्स लेवल सेट द लेवल फॉर द एक्स एक्सिस, वाई लेवल सेट द लेवल फॉर वाई एक्सिस। अगर आप लेवल वैल्यू देना चाहते हैं तो एक्स वाई दोनों में दे सकते हैं लेवल की सहायता से। तो display a figure, axis convenience method to get or set some axis property। axis property को आप explicitly define कर सकते हैं। scatter भी आपका एक मेथड है। scatter plot of y versus x with varying marker size। मार्कर साइज को आप वेरी करा करके लाइन ड्रा कर सकते हैं, या लाइन न ड्रा करके मार्कर के द्वारा भी पॉइंट को आप इंडिकेट कर सकते हैं। सब प्लॉट, एक प्लॉट का सब प्लॉट भी आप बना सकते हैं। बार प्लॉट आप बार मेथड की सहायता से बना सकते हैं। अगर सब प्लॉट आप बनाते हैं तो उसके टाइटल को बनाने के लिए सब टाइटल का यूज करेंगे, क्लोज करने से आपका क्लोज होगा। ये प्री डिफाइंड मेथड्स है। फॉर्मेटिंग द स्टाइल ऑफ योर प्लॉट, for every xy pair of argument there is an optional third argument। third argument means ये इसकी बात कर रहा है, which is the format of string that indicate the color। r यहाँ indicate कर रहा है red, and line type of the plot, कौन सी लाइन होगी। तो आप यहाँ देखिए आर अल्फाबेट यूज किया गया है, आर के लिए यूज किया गया रेड, ये कलर बताएगा और वो आपका बताएगा लाइन का टाइप। हम लोग लाइन के टाइप को देखते हैं, अगले स्लाइड में दिया गया है।
द डिफॉल्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग इज डी विच इज सॉलिड ब्लू लाइन। अगर आप इसको इंडिकेट नहीं करते हैं तो ब्लू लाइन देगा वो। अगला अगर आप देखें तो आपकी लाइन की कई स्टाइल दी गई है। ये सारी लाइन की स्टाइल है। सॉलिड लाइन एक हाइफन साइन रहेगा, डैश्ड लाइन स्टाइल 2 हाइफन साइन रहेगा। इस तरह की कई स्टाइल दी गई हैं। वो इंडिकेट करेगा सर्किल मार्कर। सर्किल मार्कर की सहायता से आप लाइन को ड्रा करेंगे। ये लाइन की स्टाइल है, जिसको भी हम यूज करेंगे वो हमारे यूज में आएगा। अगर हम इसकी बात करें जी, कोई डाउट है? एक ग्राफ हमने लिया है, एक्स लेवल पे हमने बता दिया नेम है, लेबलिंग हमने किया। पीएलटी डॉट लेबल, अभी आपने देखा कि लेबल एक्स लेवल और वाई लेवल, तो वाई के लेवल में ए जाएगा और इसमें नेम आएगा। अब पीएलटी डाल प्लाट करेंगे तो एक्स के करिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू प्लाट होगी। यहाँ एज लिख के आ रहा है और यह नेम लिख के आ रहा है। अगला प्रोग्राम आपका है कि आपने दो लिस्ट को डायरेक्टली एक्स वाई के फॉर्म में न दे करके पीएलटी मेथड में पास कर दिया। एक लाइन आप ड्रा कर रहे हैं जिसमें सिंगल हाइफन का यूज किए हैं, लेकिन लाइन जो ड्रा होगी उसका कलर क्या होगा? रेड। टाइटल में लिखा होगा माई ग्राफ 3। यहाँ एक्सिस को यूज किया गया। एक्सिस में ये बताएगा, पहला आर्गुमेंट आपका एक्स मीन है, दूसरा एक्स मैक्स है। इसका मतलब ये 0 to 6 एक्स एक्सिस होगा और 0 to 20 वाई एक्सिस होगा। रन करा के देख लें, ये कमेंट्स में हमने डाल भी दिया है। ये 0 to 6 है और ये 0 to 20 है। उसके करिस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रा की है। ओके अंकिता, अंकिता मिश्रा, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ये तो वही प्रॉब्लम है। चलो, अगली प्रॉब्लम है हमारी, एक हम डिक्शनरी यूज कर रहे हैं। डिक्शनरी यूज कर रहे हैं और यहाँ दिया गया मंथली, ये मंथ दिया गया है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर एंड अक्टूबर। हमारी एक की ये है, दूसरी की हमारी है ENG और तीसरी की हमारी ये है। 3 की है हमारी। एक आपकी हमारी एक ये की है और तीसरी ये आपकी ये की है। मंथली ENG मीन्स इंग्लिश मैथ्स। इंग्लिश मैथ्स के नंबर्स दिए गए हैं। और ये मंथ भी दिए गए हैं। ये हमारी डिक्शनरी है। डिक्शनरी को हमने डेटा फ्रेम में पास कर दिया। डेटा फ्रेम अभी हम लोग पढ़ के ही आए हैं। तो जो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनेगा वो DF1 होगा। DF1 में एक नया कॉलम ऐड किया जा रहा है। कौन सा कॉलम? टोटल।
DF1 में 3 कॉलम ऑलरेडी होंगे, मंथली, ENG और मैथ। इस कॉलम में हम वैल्यू क्या रख रहे हैं, DF1 की इंग्लिश वाली वैल्यू और मैथ वाली वैल्यू को जोड़ करके रखा गया है इसमें। इसका मतलब इसको जोड़ेंगे 45 प्लस 55 67 प्लस 87 अप टू 1, और एक और कॉलम बनाया गया है PCT का, जिसमें टोटल वाली वैल्यू को डिवाइड किया गया। और इस डेटा फ्रेम को हम लोग पहले प्रिंट कराते हैं। पहले डेटा फ्रेम हम समझते हैं उसमें क्या क्या वैल्यू ली जा रही है। इसीलिए पंडाज को भी इंपोर्ट किया गया है। ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया। अब आप देखेंगे तो इन दोनों को ऐड किया गया तो 100 आया, और उसका ये परसेंटेज आया। इन दोनों को ऐड किया गया, ये आया, उसका ये परसेंटेज आया, मतलब एवरेज मार्क आया। अब इस पर हमको ग्राफ प्लॉट करना है। पूजा सिंह, पूजा सिंह, पूजा, हर्षिता, हंसिका, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई Yes, बोली नहीं। yes. चलिए, PLT डॉट स्कैटर, स्कैटर भी एक प्लॉट करने का मेथड है। इसमें मंथली और PCT दो को बेस माना गया है, और यस इक्वल टू दिया गया 60। तो साइज ऑफ डॉट, यस आपका इंडिकेट कर रहा है साइज ऑफ डॉट, जो डॉटेड आएंगे उसकी साइज क्या होगी मिलीमीटर में, उसका कलर क्या होगा, रेड। अब किसके आधार पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, DF1 की वैल्यू डेटा में डाल दिए। तो जो हमारा प्लॉट बनेगा मंथ और स्टूडेंट के एवरेज मार्क के आधार पे बनेगा। एक्स लेवल पे मंथली एग्जाम लिखा होगा लेवल पे, और वाई लेवल पे परसेंटेज, और टाइटल में ये मैसेज आपका डिस्प्ले करेगा। PLT डॉट शो करेंगे तो आपका ग्राफ शो होगा। ये डॉट पॉइंट आपके दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसकी साइज को कम करें तो यस की वैल्यू को आप घटा दें। यस की वैल्यू को मान लीजिए हमने कर दिया 90। तो आप देखेंगे जो डॉट्स बन रहे हैं उनकी साइज छोटी हो जाएगी। स्टार्टिंग विथ कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल का मतलब एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कैटेगरी को डिनोट करेगा। जैसे जनरल, OBC, SC, ST एक कैटेगरी है। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास हो और उसका ग्राफ बनाना हो कि जनरल कैंडिडेट कितने हैं, OBC कैंडिडेट कितने हैं, SC ST कितने हैं, वोमेन कैंडिडेट कितने हैं, तो इस तरह के डाटा को हम लोग कहते हैं कि वो कैटेगोरिकल वैल्यू है। तो नेम अगर देखा जाए तो नेम एक वेरिएबल है, वैल्यू भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों कैसे वेरिएबल हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं। तो ग्रुप ए में 1 पर्सन है, ग्रुप बी में 10 पर्सन है, और ग्रुप सी में 100 पर्सन है। ऐसी कैटेगरी बना के रखी गई है। PLT डॉट फिगर, फिगर भी आपका एक मेथड है जो 9/3 ये साइज दी गई है, उसको जो फिगर बनेगी आपकी 9/3 की होगी। और
PLT डॉट सब प्लाट, यहाँ से एक प्लाट बनेगा जो 9/3 का होगा, और सब प्लाट को डिजाइन किया जाएगा जो ये बताएगा कि रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 3 है और इंडेक्स नंबर 1 है। इंडेक्स नंबर 1 पे ये वैल्यू प्लाट होगी, ये नेम्स और वैल्यू। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 इंडेक्स नंबर उसके जस्ट बगल राइट साइड में ये प्लाट होगा। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 इंडेक्स नंबर 3 थर्ड वाले पोजीशन पे, थर्ड राइट प्लेस पे ये तीसरा प्लाट बनेगा। आप रन करा के देखेंगे इसको। अगर आप इसको रन कराते हैं तो इस तरह से 3 प्लाट बनेंगे। इनकी साइज कम ज़्यादा हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। 1 1 3 ठीक। अब अलग अलग प्लाट हैं, ये लाइन प्लाट है, ये स्कैटर प्लाट है और ये बार प्लाट है। सर जी सर ये तीनों अलग अलग कैसे आ रहा है? हम तो दिए ही नहीं कि पैराग्राफ है कि स्कैटर है कि क्या है, तो सब अलग अलग क्यों आ रहा है? हाँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपने बताया है रो नंबर 1 कॉलम नंबर, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 पे इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू आ रही है। यहाँ आपने लिखा है, अंकिता ध्यान से देखो, हाँ सर। यहाँ आपने लिखा PLT डॉट बार, अच्छा। फिर और आपने अगर लिखा PLT डॉट स्कैटर। स्कैटर क्या करता है, डॉट बनाता है। हाँ सर। और फिर आपने यहाँ लिखा है PLT डॉट, ये PLT डॉट प्लॉट, ये लाइन प्लॉट करेगा। और सर अगर हम तीनों की एक ही में करना चाहे तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते, तीनों एक ही है एक्चुअल में। वो किसके अंडर में है, ये 9/3 का जो फिगर बनेगा उसी के अंदर तो है तीनों। वो नहीं सर, मतलब चाहते कि तीनों बार में ही दिखे, तो हाँ हाँ सब में हो बार जाएगा। बार लिखना पड़ेगा ना? हाँ हाँ वो कर सकते हैं। तो एक बार में 3 को दिखा दिया गया। आप चाहो तो तीनों का स्कैटर बना लो या तीनों को प्लॉट कर लो। सर साइज भी तो अपने से चेंज कर सकते हैं ना, फिगर साइज जो है। हाँ फिगर साइज भी बड़ी छोटी कर सकते हैं। सर रो कॉलम इंडेक्स को जरा एक बार फिर से बता दें। रो इंडिकेट कर रहा है आपका कि हर एक प्लॉट की शुरुआत 1 से होगी और उसकी कॉलम कितनी है, 3। कॉलम 3 क्यों, क्योंकि आपने यहाँ 3 दिया है, 3 ही कॉलम है। रो 1 है, इसका मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। इंडेक्स 3 देने का मतलब है कि इंडेक्स नंबर 1 2 3 अगर सेम इंडेक्स पे आप दे देते हैं। अब आप रन कराएं, वो दोनों ओवर राइट हो गए क्योंकि आपने इंडेक्स सेम दे दिया। तीनों एक में ही आ गया। अब हमने अलग अलग इंडेक्स नंबर क्यों यूज किया कि एक इंडेक्स नंबर पे ये रहे, दूसरे पे ये रहे, तीसरे पे ये रहे हॉरिजॉन्टली। इसलिए हमने इसको अलग अलग किया। सर एक बार और बता दीजिए। ये हमारा एक इंडेक्स नंबर है 1 2 3।
तो अगर हम इंडेक्स नंबर 1 मानते हैं तो किसी की शुरुआत अगर 1 से यहाँ से हो रही है तो 2 उसके आगे होगा, इंडेक्स नंबर ऐसे ही चलता है, और 3 यहाँ होगा। इसका मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे पहला वाला प्लॉट होगा, 2 पे दूसरा होगा, 3 पे तीसरा होगा। और कॉलम की साइज आप बढ़ा लीजिए अगर आपको लगता है तो। कॉलम की साइज मान लीजिए आपने कर दिया 5। तो आप देखिएगा थोड़ा सा अंतर दिखेगा। कॉलम की साइज बढ़ गई। या कॉलम की साइज बढ़ने का मतलब क्या है? साइज आपकी बढ़ गई। आपका ये पिक्चर जो प्लॉट है इसकी हाइट बढ़ गई है, ये हाइट है एक्चुअल में। अगर और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ेगा। मान लीजिए आपने 15 कर दिया। सर हाइट तो वैल्यू से लिया जा रहा है ना? नहीं नहीं, वैल्यूज नहीं लिया जा रहा है। फिगर साइज आप देखिए, फिगर साइज। सुभाष सर देखिएगा, ये जो प्लॉट बन रहा है इसकी साइज को ये फिगर डिफाइन कर रहा है पिक्सेल्स में। ये वैल्यू जो आ रही है ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं ये जो आपका प्लॉट बन रहा है ये वैल्यू की करस्पॉन्डिंग हो रही है। ये वैल्यू जो फील हो रही है, ये वैल्यू या ये आपको जो यहाँ मार्कर्स मिल रहे हैं ये वैल्यू के आधार पे है। लेकिन इसकी साइज जो इतनी बड़ी जा रही है ये फिगर साइज, ये हमारा फिगर कितना बड़ा होगा? स्केलिंग सर। हाँ, आप देखिएगा थोड़ा सुभाष सर ध्यान से देखिए। 0 to 20, 0 to 20 को 20 यहाँ भी तो लिखा जा सकता था, लेकिन 0 से 20 का जो रेंज दिया है ये हाइट में ज्यादा हो गया। 20 से 40 ये रेंज बड़ी हो गई। अब आप इसको कम करके देखें, वैल्यू को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यस आप सर, स्केलिंग है सर, ठीक। अगर इसको 5 करते हैं, देखिए अब 0 to 20 ये जो बीच की हाइट है ये कम हो रही है, तो ओवरऑल ये आपका जो फिगर की साइज है वो कम हो जाएगी। सर जी, सर सब प्लॉट में हमेशा रो कॉलम और इंडेक्स तीनों देना जरूरी है? अगर आप तीनों नहीं दोगे तो वही तो होगा, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो सर जब इंडेक्स 1 2 3 दे रहे तो 3 अलग अलग कॉलम बना रहा है। हाँ, तो सर अगर हम इंडेक्स नहीं देंगे तो और कॉलम की वैल्यू चेंज कर देंगे, जैसे सब में 3 3 है, हम एक में 4 5 6 कर देंगे तो कोई चेंज हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चेंज करके देख लो। और अब वो कह रहा है ये तो एक ही आ गया। हाँ, सर ऐसा क्यों क्यों? ऐसा हुआ? कॉलम पर देखिए, एरर भी जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? माई प्लॉट लिब डिप्रिसिएशन वार्निंग, ऑटो रिमूवल ऑफ ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। अब ऑटो रिमूवल हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली उसको हटा दे रहा है, लास्ट वाला भर रहा जा रहा है। सर अगर हम दे रहे हैं 9 to 5 दे रहे हैं रो और वो रेंज हाइट उसकी, तो वो कॉलम से क्या उसको फर्क पड़ रहा है? सर जब फिगर की साइज 9 to 5 है, हम सिर्फ रो और कॉलम चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्यों चेंज आ रहा है? 9 और 5 साइज आप किसकी दे रही हैं? फिगर की साइज दे रहे हैं ना सर, उसकी जो प्लॉटिंग कर रहे हैं उसकी साइज है। प्लॉटिंग की साइज नहीं है, ये फिगर की साइज। इसके कहने का मतलब आप समझने का प्रयास करिए, वो जो फिगर बन रहा है जिस एरिया में ये प्लॉट हो रहे हैं उसकी साइज है। अभी आप देखिएगा एक बार, इसको फिर से वैल्यू वही देते हैं। इसकी साइज की बात आप कर रही हैं,
सर जो हाइट है, जो हाइट है हाँ। ये आपका कितना है 0 to, ये इसको बता रहा है 0 to 3 इसकी साइज है, ये 3 इसकी है, ये 3 इसकी, ये मिला करके 9 हुआ। अच्छा, हाँ सर ये इंडेक्सिंग दिखा रहा है क्या है? हाँ 0 से लेके 3। हाँ ये इंडेक्सिंग ही है। अच्छा, तो सर वही तो कह रहे हैं सर, जब इंडेक्सिंग अलग अलग है तो हम जब कॉलम को चेंज करें तो क्यों एक ही दिखा रहा है? कॉलम किसको इंडिकेट कर रही हैं आप, किसको सोच रही हैं कॉलम? सर 0 to 100 ना सर, ये एक कॉलम हुआ, ये वाला बार ग्राफ एक कॉलम नहीं, हुआ। दो चीजें हैं इसमें, आप ध्यान से समझिए। अगर इसको हम कर देते हैं 15 और 5, आउटपुट को देख के समझिए कि फिगर का मतलब क्या है। अब फिगर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ सर। ये फिगर यहाँ 1 लिखा तो है, ये इस फिगर की बात कर रहा है अंकिता, ये जो पूरी एरिया है इसको फिगर कह रहा है। सर उसकी साइज चेंज हुई है। हाँ उसकी साइज चेंज हुई है, देखिए ये फिगर की साइज चेंज हुई है। समझ में आ गया सर। हाँ हाँ, तो ये उस फिगर को बता रहा है, ये फिगर बता रहा है कि एक फिगर प्लॉट किया गया, उसके अंदर ये सब प्लॉटेज बन रहे हैं। हाँ वो आउटर एरिया बनी है। हाँ 15 और 5 की एक आउटर एरिया बनी है, और उस एरिया के अंदर ये 3 सब प्लॉट बने हैं। सर हमको तब तो सब प्लॉट के रो और कॉलम को हमेशा सेम रखना पड़ेगा। हाँ इसीलिए तो इंडेक्स नंबर को अलग करना पड़ रहा है, अच्छा नहीं तो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है सर। ये कीवर्ड्स आर्गुमेंट्स हैं कि अगर आप चाहें तो लाइन की विड्थ को भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं। जो लाइन ड्रा हो रही है उसकी साइज को भी आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सेट पी एक कमांड होता है। सेट पी वर्क ट्रांसफर the example below use the matlib style command to set the multiple properties. मल्टीपल प्रॉपर्टीज में आप ये कीवर्ड्स आर्गुमेंट हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब होगा ऐसा आर्गुमेंट जिसको हम चेंज नहीं करेंगे। से कलर है, कलर इक्वल टू आर लिखा गया, तो ये हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो जो आर्गुमेंट दिए गए हैं आर के अलावा अगर कोई दूसरा अल्फाबेट यूज करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब ऐसे वर्ड्स जिसकी मीनिंग को हम यूज तो कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने बताया कि एक प्लॉट बनाना है जिसकी लाइन की साइज ये होगी, कलर ये होगा, ये तो मैट प्लॉट के लिए चलेगा, अपने लिए ये दिया गया है। और ये ट्रांसपेरेंट होगा, जो दिखेगा कि लाइन की साइज अब बढ़ गई है। तो अगर आप चाहें तो इस फंक्शन की सहायता से आप वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। Scatter plot. This type of plot show all the individual data point. इसको तो आपने देखा ही है अभी। अब इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। प्लॉट में कोई अंतर नहीं है। एक डेटा दिया गया है मार्क का और मार्क रेंज का। कलर आपने दिया है जी, ये तो मैटलैब इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए है कि अगर आपको कोई भी सर्किट डिजाइन करनी है उसके लिए मैटलैब का यूज होता है ना। तो हम वो प्रोग्राम आपका थोड़ी, आप ध्यान दीजिए ये प्रोग्राम नहीं है, ये तो सिंटेक्स दिया गया है। ये लिखा गया है मैटलैब स्टाइल स्ट्रिंग वैल्यू पेयर।
मैटलैब में ऐसे वैल्यू दी जाती है, ये कह रहा है। रिलेशन ये है कि अगर मैटलैब की बात करें तो वहां भी सर्किट डिजाइन की जाती है ना, उसको भी डिस्प्ले कराया जाता है सर्किट बोर्ड पे। तो अगर वहां डिस्प्ले करना होगा तो वहां भी ये स्टाइल काम कर सकती है, और कोई मतलब नहीं। तो मार्क और मार्क रेंज दिया गया है, कलर की वैल्यू रेड दी गई है, सर्किल एरिया दी गई है 25, ये कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट की वैल्यू 0 to 1 होती है। तो अल्फा यहां ध्यान दीजिएगा, यही कीवर्ड आर्गुमेंट है, ये अल्फा जो लिखा गया है कीवर्ड आर्गुमेंट है। और ये जो कंट्रास्ट लिखा गया, इसकी जो वैल्यू आप दे रहे हो, कलर है, सर्किल एरिया है, कंट्रास्ट है, ये आपकी कीवर्ड आर्गुमेंट है। कलर में आपने वैल्यू जो भी दिया है वो सी में असाइन होगी। ये सर्किल एरिया है, सर्किल एरिया दी गई है 25, ये साइज है, यस इंडिकेट कर रहा है साइज को कि सर्किल की साइज क्या होगी। ये टाइटल बताएगा, ये लेवल बताएगा, ये वाई लेवल बताएगा, और वो उसको शो करेगा। ये तो सब प्लॉट बनेगा। इसको भी आप रन करा के देख लें, 2 प्लॉट बनेगा इसमें। प्रिंट का 2 प्लॉट आपका बन रहा है, ये पहला प्लॉट है, दूसरा प्लॉट है ये। नहीं, ये है ना plt डॉट शो, अगर आप इसको हटा देंगे तो वो शो नहीं करेगा प्लॉट। अगला है ये वही प्रोग्राम है, सर्किल एरिया दी गई है 25, अब कलर रेड दिया गया है, कंट्रास्ट की वैल्यू फ्रॉम 0 to 1 के बीच में होती है, तो जो आप देंगे उसके अनुसार ये वैल्यू को डिस्प्ले करें। ओके, अगला प्रोग्राम आपका है सब्जेक्ट में दिया गया है पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल, स्केलर, लिस्ट। वाई पोजीशन में दिया गया np डॉट अरेंज लेन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके कितने हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? सब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी? 6 होगी, तो कितना चलेगा? 0 to 5, यहाँ आपको मिलेगा 6। रेंज के लिए ये आर्गुमेंट हो जाएगा क्या? लेंथ सब्जेक्ट, लेंथ सब्जेक्ट से क्या मिलेगा? 6, तो अरेंज 6 क्या करेगा? 0 to 5 नंबर जनरेट करेगा। अब वो कहाँ चला जाएगा आपका? वाई पोजीशन में। तो 0 इंडेक्स पर पाइथन आएगा, 1 इंडेक्स पर सी प्लस प्लस, 2 पे जावा, 3 पे पर्ल, 4 पे ये, लास्ट में लिस्ट। आइए उसकी परफॉर्मेंस दी गई है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्रिड भी एक मेथड होता है जो ग्राफ में ग्रिड लाइन जनरेट करेगा। जो ग्रिड लाइन होगी उसका कलर रेड होगा। लाइन स्टाइल, लाइन की स्टाइल ये 2 बार अंडर स्कोर होगा। ये लाइन की विड्थ है और
वाई एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और ये कंट्रास्ट है। एक्स क्या करेगा, वाई के करिस्पॉन्डिंग, वाई पोजीशन के करिस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट के बेस पे एक प्लॉट ड्रा करेगा। वाई लेवल पे यूजेस लिख के आएगा, टाइटल में ये लिख के आएगा। ये लाइन आपकी ड्रा हो रही थी वाई से, और ये डायग्राम आपका बन के सामने है। ये परफॉर्मेंस बेस बनाया गया है। पाइथन की परफॉर्मेंस सबसे हाई है, उसके बाद C++, फिर जावा, फिर पर्ल, फिर स्केला, फिर लिस्प। अगर एक से ज्यादा वैल्यू दी गई हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो उसके आधार पर ये इवेल्युएट करके आपको ग्राफ देगा। इस ग्राफ को देख के ये पता चल रहा है कि पाइथन की परफॉर्मेंस अच्छी है जावा से C++ की। विशाल पांडे, आपका माइक ओपन होगा, जहां तक ओपन था। अगला है मल्टीपल बार चार्ट। डेटा 1 में वैल्यू दी गई है, डेटा 2 में भी वैल्यू दी गई है, साथ में उसकी विड्थ दी गई है। विड्थ देने का मतलब जो आपका ये बार चार्ट बन रहा है, इसकी विड्थ क्या होगी। ये बार चार्ट है आपका, वर्टिकली बनेगा। np डॉट अरेंज लेन डेटा 1, डेटा 1 की लेन कितनी है 5, ये 0 to 4 बनेगा। 0 to 4 किसके आधार पे बनेगा, डेटा 1 के आधार पे। ये आपका हमारा डेटा 1 है। कलर क्या होगा, रेड, और उसकी विड्थ क्या होगी 0.3। ये डेटा 1 के आधार पर एक बार चार्ट बनेगा। फिर दूसरा बार चार्ट बनेगा, np डॉट अरेंज लेन डेटा 2, डेटा 2 आपका ये है, और डेटा 2 में विथ की वैल्यू को ऐड कर दिया गया, तो 0.3 वैल्यू हर एक एलिमेंट में ऐड होके आएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 42.3, 35.3, 21.3 अप टू सो ऑन। तो अगर आप देखेंगे तो डेटा 2 का जो बार बनेगा थोड़ा सा विथ वाइज डेटा 1 से ज्यादा होगा। आप पहचानेंगे कैसे, उसके लिए कलर दिया गया है ब्लू, ये उसका एक कलर है, इसकी भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर आप इसको भी रन कराएंगे तो इस फॉर्मेट में ये रन होगा। सर दिया हुआ है, विथ इक्वल टू 0.3 दिया गया है, और दूसरे वाले प्लाट में उसी को ऐड कर दिया गया है, तो हर एक एलिमेंट में ऐड हो जाएगा, तो उसकी थोड़ी विड्थ ज्यादा हो जाएगी। सर प्रोग्राम में बीच इक्वल टू बीच दिया है, इसका क्या मतलब हुआ। ध्यान दीजिएगा, एक आपका कीवर्ड आर्गुमेंट है, ये कीवर्ड आर्गुमेंट है विथ इधर वाला, ये क्या है उसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.3, तो इसका मतलब विथ की वैल्यू कितनी है 0.3। ओके सर, 0.3 उसकी वैल्यू है, यहाँ भी 0.3 विथ की वैल्यू क्या होगी 0.3, यहाँ भी 0.3। डेटा में उसने क्या किया है, जो डेटा आपका है उसमें 0.3 को ऐड किया है, लेकिन जो बार आपका बनेगा उसकी विथ तो सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। ये वैल्यू में उसने परिवर्तन किया है, जो डेटा 2 की वैल्यू है उसमें।
अब अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यू कम है और वैल्यू बढ़ा दीजिए, आप कर दीजिए 0.9। अब वैल्यू बढ़ जाने से हो क्या रहा है, स्टैकिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। अगला प्लाट उसी का है, 0.2 करिएगा, तो अगर आप साइज की बात देखें तो साइज दोनों की सेम है, दोनों के लिए जो बार बन रहा है उसकी साइज सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर यहाँ आपका पड़ रहा है, ये वैल्यू को ऐड कर रहा है। जो डेटा है 2 में, हर एक डेटा में 0.3 ऐड करता जाएगा, या 0.2 है तो 0.2 ऐड करेगा। अगर आपको लगता है कि इसकी विड्थ कम है तो विड्थ की साइज को आप बढ़ा भी सकते हो। मान लीजिए आपने कर दिया 0.5, यहाँ बढ़ाने से विड्थ बढ़ गई उसकी। ध्यान दीजिए, विड्थ किसकी बढ़ी है, डेटा 2 की। यस और सर। अगर कम अंतर दिख रहा हो तो इसको 9 कर दीजिए। अब उसकी साइज बढ़ गई तो ओवरलैपिंग होने लगी। ओके, पूजा सिंह क्लियर? पूजा सिंह, विशाल पांडे, विशाल, आवाज आ रही है ना? सर जो ऐड किया जा रहा है वो वैल्यू में ऐड किया जा रहा है ना, जी, तो वैल्यू तो सर वाई एक्सिस को बता रहा है, उसमें इंक्रीज होना चाहिए। इसमें जो वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं सर, जो वृत्त हम लोग ऐड कर रहे हैं 0.3, तो बात सर पहले ये ध्यान दीजिए कि ये विथ विथ आपका कीवर्ड आर्गुमेंट है। तो अगर आप डाटा 1 की बात करें तो डाटा 1 में जो भी बार बन रहा है उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी, ये बता रहा है। और यहाँ हमने क्या किया, इसकी चौड़ाई क्या होगी, इसकी विड्थ है 0.3 और इसकी विड्थ है 0.5। तो ये तो क्लियर हो गया कि उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, हाइट हम नहीं बढ़ा रहे हैं। हाइट यहाँ से बढ़ रही है, ओके सर ओके। ये वाई एक्सिस है, तो ये थोड़ा सा बढ़ेगी। अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते तो मत बढ़ाइए। अब उस केस में क्या होगा, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी उस पर वो काम करेगा, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर काम कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि स्टैकिंग दिख रही है आपको, कि जो ब्लू कलर का वार बन रहा है इसके ऐसा लग रहा है कि दूसरा वाला जो बार बन रहा है उसके ऊपर बन रहा है, तो एक स्टैकिंग दिखाई दे रही है। तो ये y की ही वैल्यू है, और ये विड्थ उसकी दी गई है जो आपका बार बन रहा है। तो बात सर क्लियर हुआ? सर वॉइस नहीं आ रही थी आपकी? नहीं आ रही थी, आपको सुनाई नहीं थी। ओके सर। ओके सर। ओके, अब यहाँ स्टैकिंग होगी, स्टैक बार चार्ट ही है। ध्यान दीजिएगा, बार चार्ट का उपयोग आप कब करेंगे, जब डेटा आपका कैटेगोरिकल होगा, नहीं तो आप लाइन को ही ड्रा करेंगे। दो कैटेगरी के डेटा को दिया गया। अब यहाँ आपने उन दोनों प्रोग्राम में कोई अंतर नहीं है, यहाँ आपने बॉटम इक्वल टू डेटा 1 लिख दिया,
इसका मतलब बॉटम प्लेस पे आपका डेटा 1 होगा और उसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो डेटा 2 की होगी। एक तरह से स्टैकिंग होगी। प्रोग्राम में कोई और अंतर नहीं है। ये देखिए, ये 21 22 के आसपास इसकी वैल्यू है, आप देख लीजिए। ये 30, हाँ 23 है। तो इस पर इसके ऊपर स्टैकिंग होगी किसकी? डेटा 2 की। तो डेटा 2 डेटा 1 पे स्टैक करेगा। कब? जब डेटा 1 को आप नीचे रखेंगे तो उसके ऊपर की वैल्यू आपकी डेटा 2 की होगी। अब 42 की एरिया कहां तक है? 23 के बाद शुरू होती है। ये यहां से लेकर ये पहली वाली वैल्यू क्या है उसकी? 60 के ऊपर जाना चाहिए। फोर्टी टू है। 42, इन दोनों को ऐड करिए। 23 प्लस 42 कितना होगा? 67, 65, 65। ये 65 है। दोनों को ऐड करने से ये 65 वैल्यू आई है। उनमें से 23 इसकी है और ये 43 इसकी है। ओके, दोनों को ऐड किया है तो 65 आया। 65 में 23 डेटा 1 की है और रिमेनिंग वैल्यू आर डेटा 2। अगला हमारा प्रोग्राम है लेवल का। इसमें हम लोग देखते हैं क्या बनाने का प्रयास किए हैं। ये तो बार चार्ट हो गया, 12 ही चल रहा है अभी, बार चार्ट हो गया। ये 12 ही है। पाई चार्ट है। पाई चार्ट a circular plot divided into slice to the numerical proportion. They are the widely used in the business world. यहाँ एक सर्किल ड्रा होगी और सर्किल ड्रा होने के बाद कौन सी एरिया, उस सर्किल को कई भागों में डिवाइड किया जाएगा और उस सर्किल की पूरी एरिया में कितना पोर्शन किस प्लाट का है वो दर्शाएगा। जैसे अगर आप देखें, एक सर्किल है, इसमें जावा को बताया गया इतने % लोग लाइक करते हैं, रूबी को इतने %, C++ को इतने %, पाइथन को इतने %। तो पूरे डाटा को एक सर्किल के वे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये लेबल दिया गया है, लेबल्स पाइथन, C++, रूबी, जावा। साइज दी गई है, ये कलर दिया गया है आपका, पाइथन के लिए ये कलर दिया गया, C++ के ये कलर दिया गया है, सबके अपने अलग कलर्स दिए गए हैं। ये उसकी साइज है। एक नया टर्म आया है इसमें, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड क्या करेगा? ये आपको बताएगा कि जो उसमें से स्लाइसेस बन रही हैं, जो पोर्शन बन रहा है, तो कौन सा पोर्शन ओरिजिन से कितना दूर होगा। तो इसमें हमेशा 4 पोर्शन ही बनते हैं। अगर 4 पोर्शन की बात करें तो जो पहला वाला हिस्सा होगा वो ओरिजिन से थोड़ा दूरी पर होगा और रिमेनिंग 3 पोर्शंस स्टार्ट एट द ओरिजिन। ध्यान से सुनिएगा जी। हाँ, किसी को भी अलग कर सकते हैं।
इसी को भी अलग कर सकते हैं। PLT डॉट पाई, पाई चार्ट आपका बनेगा, साइज आपने ये दे रखी है, इस साइज के करिस्पॉन्डिंग यहाँ जो वैल्यू आपने दिया है, इसका मतलब पहला वाला जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा ओरिजिन से हटके रहेगा। लेबल्स में ये लेबल आपने यूज किया है, और कलर में कलर्स, ये कलर्स की वैल्यू दी गई है। एक्सिस में इक्वल लिख के आएगा, इसी को यहाँ रन कराया गया है। इसी प्रो वैल्यू आपको दिखाई देगी, वो पॉइंट डेसिमल के बाद 0.2 होगी। तो ऑटो फिक्ट ये बताता है कि जो वैल्यू आपकी यूज करेंगे उसमें डेसिमल वैल्यू कितनी होगी। डेसिमल वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब हम यहाँ 0.9 किए हैं। 0.9 करने का मतलब क्या है, वो ओरिजिन से उतनी दूरी पर आपका पहला वाला हिस्सा होगा, पहला वाला स्लाइस होगा। ये पहला वाला हिस्सा दूरी पे हो गया। ये जो डेसिमल वाले प्लेसेस हैं, देखिए 0.1, 0.6, 0.2। अगर आप इसको 2 कर देते हैं, 2 या 3 कर देते हैं, ये 3 कर दिए, वैल्यू अब इसकी 3 पॉइंट तक आने लगी कैलकुलेट करने पे। ओके, इसमें कोई डाउट है? सर ये ऑटो PCT वाला कैसे बताइए? ऑटो PCT एक एट्रीब्यूट है जो ये बताता है कि आपकी जो जितनी स्लाइसेस बनी है वो उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है, पूरी एरिया का परसेंटेज निकाला जाता है कि इस सर्किल में, इस सब सर्किल में या इस स्लाइस में पूरे स्लाइस का कितना परसेंट यूज में आया है। तो वो परसेंटेज डिनोट कर रहा है। परसेंटेज डिनोट करने के साथ साथ ये बता रहा है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आपको लेना है। तो अगर आपने 0.3 यूज किया है तो जो आपकी स्लाइसेस की जो एरिया है, जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो जो डेसिमल का प्लेसेस होगा वो 0.3 का होगा। ओके, देखिए 26.875, ये हमने यहाँ कमेंट उसका लिख दिया है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सारे आर्गुमेंट्स इसमें दिए गए हैं। विशाल पांडे, विशाल स्क्रीनशॉट इसका लेके दे दो ग्रुप में। इसमें कुछ नई चीजें हैं, एक्सप्लोड भी है, ऑटो पिक्ड भी है, और एक और चीज है स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल का मतलब किस एंगल पर रोटेट होगा, वो डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अब आ रही है? हाँ ठीक है। तो एक और एट्रीब्यूट है इसका, शैडो ट्रू है। इसका मतलब जो ग्राफ आपका बनेगा, जो स्लाइसेस आपकी बनेंगी वो आपको दिखेंगे शैडो फॉर्म में। स्टार्ट एंगल का मतलब हुआ, स्टार्ट एंगल एट्रीब्यूट रोटेट द प्लॉट बाय द
given degree in counter clockwise direction. clockwise डायरेक्शन में आपकी जो स्लाइसेस होंगी वो रोटेट होंगी। अब आप इसको रन करा के देख लीजिए। ये क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या है? इस एरिया में इस ढंग से तो रोटेट हो रही है। ये देखिए क्लॉकवाइज ही जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, इसी को कहा जा रहा है क्लॉकवाइज। ये जावा का परसेंट है, ये रूबी का है। विशाल पांडे आपने भेजा? विशाल, अब एक प्रोग्राम और बचा है, उसको भी बता ही देते हैं। आगे इसमें कुछ नया नहीं है, लेबल्स दिया गया है, साइज दी गई है, कलर दी गई है। पाई चार्ट इसमें भी बनेगा, साइड ट्रू है, ये 90 फिक्स है। और एक चीज और यहाँ दी गई है, प्लेस दिया गया है बेस्ट, फिट करने के लिए वैल्यू दी गई है। शायद ये है, हाँ। अब देखिएगा इसमें लीजेंड भी सेट किया जाएगा। लीजेंड इज एन एरिया डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट ऑफ द ग्राफ। लीजेंड की पोजीशन क्या होगी? ये एलओसी के द्वारा सेट होगी। इन द मैटप्लॉटलिब there is a function called legend which is used to place a legend on the axis. The attribute loc in the legend is used to the location of the legend data. ये default value of the loc is best. बेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आप लीजेंड ग्राफ में या प्लॉट में दर्शाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या होगी? अपर लेफ्ट। आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, एलओसी के स्थान पे आप ये भी लिख सकते हैं अपर लेफ्ट, अपर राइट, अपर लोअर, अप टू सो ऑन, और सारी चीजें वही हैं। पैचेज में आपने देखा plt.py, साइज, कलर, शैडो, ये सारी चीजें आपकी असाइन हो जाएंगी पैचेज में। ये आपका लीजेंड है, ये आपका लीजेंड तैयार हुआ है। इस लीजेंड की बात कर रहा था। ओके, पांडे जी इस प्रोग्राम को भी आप भेज दीजिए। विशाल पांडे, ये प्रोग्राम रुकेगा, इसमें कम दिया गया है। यही है ना जी? ये लीजेंड के विषय में बताया, इसको भी ये एक नया एट्रीब्यूट है। जब आपको किसी प्लॉट पर लीजेंड सेट करना हो गया पांडे जी। नेक्स्ट आपका है हिस्टोग्राम प्लॉट। ये भी एक बार चार्ट की ही एक कैटेगरी होती है। ये भी बेसिकली कैटेगोरिकल डाटा को यूज करता है। नहीं दिया है,
कैटेगोरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका, एक दूसरा ग्राफ है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वह कैटेगोरिकल है, हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में भी बार बनता है, ये बार चार्ट का ही एक टाइप होता है। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ओके, इसमें कुछ नहीं किया गया है। एक अरे एक नमपाई अरे लिया गया है, क्रिएटिंग हिस्टोग्राम। फिग एक फिगर बनेगा, x इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट। उसकी साइज ये दी गई है विथ एंड हाइट में, और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, AX डॉट हिस्ट लगा देना है। तो अगर आप हिस्टोग्राम प्लॉट यूज कर रहे हैं तो हिस्ट उसका एक मेथड होता है। ये विन से यहाँ क्या होता है, ये एक इंटरवल बताता है। इंटरवल का मतलब क्या हुआ, 0 to 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं ये बताएगा। 25 से 50 के बीच में कितने नंबर्स हैं ये बताएगा। 50 से 75 के बीच में कितने नंबर हैं, और 75 से 100 के बीच में कितने नंबर्स हैं, इसको हम विन कह रहे हैं। ये आपका ये दिया गया है। तो जो नंबर्स होंगे 0 to 25 के बीच में जितने नंबर आएंगे, 25 से इसके बीच में जितने नंबर आएंगे, नंबर इसी में से काउंट करेगा। इसको ध्यान में रख करके प्लॉट जनरेट करेगा। वो प्लॉट आपका ध्यान दीजिएगा बार चार्ट का ही हिस्सा होता है। ओके, कोई डाउट हो तो बताएं। सर एक बिन क्या करेगा फिर से बताइए। जी, बिन बिन एक इंटरवल को बताएगा। ये जो डेटा आपने दिया है, जो आपकी ए की वैल्यू है, 0 और 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं, ये रेंज है। 0 to 25 के बीच में एक 25 है, एक 5 है, ये फिर 5 है, 11 है, 4 वैल्यू आपकी पहली बार आएगी। 20 भी है सर। 20 भी है, तो एक और हो गया 5। उस ढंग से इसके भी इस रेंज में कितनी वैल्यू आएगी, एक इंटरवल शो करेगा यहाँ। तो इस इंटरवल में कितनी वैल्यू है, इस रेंज में कितनी वैल्यू है, इस रेंज में कितनी वैल्यू है, उस वैल्यू के द्वारा इसको रिप्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए वैल्यू आपको मिल गई, फॉर एग्जांपल पहले आपको मिल गई 5 फिर 4 अप टू 1, जो भी वैल्यू मिल रही है, इस वैल्यू को बेस बना करके ये जो वैल्यू आपको मिल रही है, इस रेंज में ये वैल्यू मिली, और इस वैल्यू के आधार पर ए और इस वैल्यू के बीच में ग्राफ जनरेट होगा। इस वैल्यू के आधार पर ग्राफ नहीं जनरेट होगा, इस रेंज में जो वैल्यू आपको मिल रही है इस वैल्यू के आधार पे जनरेट करेगा। ओके, और कोई प्रॉब्लम किसी को? सर ये पूछना था कि कैसे पता करें कहाँ नमपाई इंपोर्ट करेंगे, कहाँ पांडा इंपोर्ट करें, कुछ ऐसा आइडिया? ये वैल्यू आपको कहाँ से मिल रही है? नमपाई अरे नमपाई से मिल रही है, यहाँ NP डाटा अरे लिखा गया है, इसीलिए इसको इंपोर्ट भी किया गया है। अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ में डाटा तो चाहिए ना। अब डाटा आप या तो डिक्शनरी के फॉर्म में दीजिए, या लिस्ट के फॉर्म में दीजिए, या अरे के फॉर्म में दीजिए, डाटा तो आपको देना पड़ेगा। जैसे सब प्रोग्राम तो यहाँ बना है, कहीं प्रोग्राम हमको अगर बनाना है तो फिर कैसे? आपको डाटा देना पड़ेगा। ठीक है सर। हम कहते हैं ये अगर आपको ये लगता है कि बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं पंडाल का कहीं दोनों का किया गया है तो फिर वो तो आप इम्प्लीमेंटेशन है, आप कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8,
कॉमा 44 कॉमा 6 क्यों नहीं कर सकते? मैटप्लॉटलिब को डाटा चाहिए, आप डाटा दीजिए उसको। देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमने तो यहाँ लिस्ट लिया है, आप लिस्ट दीजिए, टपल दीजिए, जो भी देना आप दे सकते हैं। मतलब सर अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में किस टाइप का डेटा हाँ क्वेश्चन में हाँ पूछ रहा है उसी तरीके से ना। हाँ, उस तरह से। क्वेश्चन में अगर अगर बोलेगा कि हाँ डेटा अगर फ्रेम टाइप क्वेश्चन का में डेटा है तो फिर हमको पांडास इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ पांडाज इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो कहेगा और जो डिक्शनरी वाला डेटा है तो आप डिक्शनरी यूज करिए। यस सर, अकॉर्डिंगली मतलब यूज करेंगे हम। हाँ अकॉर्डिंगली जैसा आपका क्वेश्चन हो। यस सर। कुल मिला के अगर आप x और y को वैल्यू नहीं देंगे तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? वो वैल्यू आप किसी भी ढंग से दीजिए उसको, चाहे नंपाई से दीजिए, चाहे डिक्शनरी में लेकर के उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करिए। वो तो डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम कैसी है। ओके, यस सर। और कोई डाउट किसी को? नो सर। ये मैटप्लॉटलिब आज से हुआ समाप्त। ओके सर। ये किसी भी प्रोजेक्ट वर्क के लिए इम्पोर्टेंट बहुत है, लेकिन आसान भी है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सब प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। उन मेथड्स का उपयोग करके आपको ये देखना है कि अगर कोई भी डेटाबेस हमारे पास आ रहा है, कोई भी वैल्यू आ रही है, तो कौन सा प्लॉट अच्छा होगा। जैसे हमने बताया कि अगर कैटेगोरिकल वैल्यू है तो आप बार चार्ट का यूज करेंगे। अगर कैटेगोरिकल वैल्यू नहीं है, लाइन में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप प्लॉट कर लीजिएगा। अगर कोई भी वैल्यू आपकी डिस्क्रीट फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो बेहतर है आप स्कैटर का यूज करेंगे। तो यस सर। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डाटा को किस प्लॉट के रूप में देखना चाहते हैं। यद्यपि आप किसी भी किसी भी टाइप के प्लॉट को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिस प्लॉट को हम यूज करने जा रहे हैं वो सही से विजुअली दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दे रहे हैं लेकिन वो ऐसा ग्राफ बन रहा है जिससे यूजर कंफ्यूज हो जा रहा है। जबकि हमारा उद्देश्य क्या है प्लॉट बनाने का? हमारा उद्देश्य तो यही है कि यूजर जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से उसको समझ सके। तो हम ऐसे ग्राफ का, ऐसे प्लॉट का चयन नहीं करेंगे कि सही डाटा होते हुए भी ऐसा प्लॉट बन जाए जिससे यूजर कंफ्यूज हो जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिस करके ये निर्धारित करना होगा कि अगर इस तरह का डाटा है तो ये वाला प्लॉट अच्छा होगा। ओके, और सारे प्लॉट हमारे डिजाइन के लिए जी मैटलॉक स्पेशली डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाएगा ना। हाँ डेटा डिजाइनिंग या उसमें परसेंटेज निकालना हो, इस तरह का जो रहता हाँ, है, कुल मिला के ग्राफिकल विजुअलाइज, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हाँ कुल मिला के विजुअलाइज करने के लिए, यस सर, यस सर। डाटा को विजुअलाइज करने के लिए ही मैटप्लॉटलिब का उपयोग होगा। और कोई डाउट है किसी का कि क्लास बंद करें? नो डाउट नो सर। सर, नो सर। ओके, थैंक यू सर। सर वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। थैंक यू सर।